सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा में मनोविज्ञान के जो अपने 10 प्रश्न आएंगे उनके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करने वाले सभी जो लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थी है उनके लिए ये क्लास है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। मतलब जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है या जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक है, पावलोव का प्रयोग आपको याद होगा, है ना। ये सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ठीक है, किसने? पावलोव ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व है। मतलब ये शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों के महत्व पर बल देता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है ये। ऑप्शन बी में सतर्कता पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यांत्रिकता पर बल, ये भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, ब्रान-फैन-ब्रेनर ने पारिस्थितिक परख सिद्धांत में वृद्धमंडल में सम्मिलित है। मतलब ब्रान-फैन-ब्रेनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है पारिस्थितिक परख सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धमंडल में कौन कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए, विद्यालय, परिवार, साथी, सहयोगी। ऑप्शन बी में है कार्यस्थल, जनसंचार, पड़ोसी। ऑप्शन सी में है विश्वास, विचारधाराएं, परंपरा। और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं जो ब्रान-फैन-ब्रेनर का जो पारिस्थितिक परख सिद्धांत है वो है क्या। ठीक है, तो ये जो पारिस्थितिक परख सिद्धांत है ये आपके, अब इसके अंदर व्यक्ति का जो चारों ओर का जो वातावरण होता है, ठीक है, जैसे मान लिया कि ये व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के चारों ओर का जो वातावरण होता है, इस चारों ओर के वातावरण को उन्होंने कुछ भागों में बांटा था। अब वो भाग कौन कौन से? जैसे एक हो गया लघु मंडल, दूसरा हो गया मध्य मंडल, तीसरा हो गया अपने बाह्य मंडल और चौथा हो गया वृहद मंडल। ठीक है, तो इन मंडलों में अलग अलग घटक शामिल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपके जो लघु मंडल है, लघु मंडल में विद्यालय है, साथी सहयोगी है, परिवार है, ठीक है, या धार्मिक परिवेश है, इस प्रकार की चीजों को रखा गया। ठीक है, इसके अलावा जो अपने बाह्य मंडल है इसमें मित्र है, जनसंचार के साधन है या कार्यस्थल है, इनको रखा गया है। और जो बाह्य मंडल वृहद मंडल होता है, वृहद मंडल में विचारधाराएं हैं, अभिवृत्ति है, ठीक है, इसके अलावा परंपरा है, विश्वास है। तो ये चीजें हैं वो वृहद मंडल में रखी गई है। ठीक है, अब अपने लिए प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है इसमें वृहद मंडल में सम्मिलित है। तो वृहद मंडल में कौन सम्मिलित है? तो देखो, ऑप्शन हमने देख लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, विश्वास, विचारधाराएं और परंपराएं हैं, वो इसके अंतर्गत आता है वृहद मंडल के अंदर। ठीक है, आगे बात सुनो। और विद्यालय, परिवार और साथी जो होता है वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है लघु मंडल में आ जाता है। किस में आ जाता है? लघु मंडल में आ जाता है। ठीक है, और ये जो कार्यस्थल, जनसंचार और पड़ोसी है वो मध्य मंडल में आ जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मतलब साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था? ऑप्शन ए, रुडोल्फ गोयकल। ऑप्शन बी में अरस्तु। ऑप्शन सी में विलियम वुंट और ऑप्शन डी में विलियम जेम्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का है वो प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है आज का, जीन पियाजे के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब जीन पियाजे के संबंध में अपने को असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ऑप्शन बी, इन्होंने अपने जीवन काल में मनोविज्ञान से संबंधित 32 पुस्तकों की रचना की। ऑप्शन सी में, इन्होंने लिप्जिंग में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। और ऑप्शन डी में, इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया है। तो देखो, इनके जन्म की अगर अपन बात करें तो इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में, इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 32 मनोवैज्ञानिक पुस्तकों की रचना की थी, ये भी सही है इनके बारे में कथन। और ऑप्शन सी में, इन्होंने लिप्जिंग में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी, ये गलत है। लिप्जिंग में नहीं की थी जबकि जेनेवा में की थी। कहाँ की थी? जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। और ऑप्शन डी वाला है, इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि लिप्जिंग में नहीं की थी, जेनेवा में की थी। ठीक है, इसलिए ये जो कथन है वो असत्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। मतलब किशोर अवस्था में कौन सी शरीर की हड्डियों में ज्यादा वृद्धि होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चेहरे की हड्डियों में, ऑप्शन बी है भुजाओं और टांगों की हड्डियों में, ऑप्शन सी में केवल कूलों की हड्डियों में, और ऑप्शन डी में चेहरे, भुजाओं और टांगों की हड्डियों में। ठीक है, आगे बात समझ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। भुजाओं और टांगों की जो हड्डियां होती है वो किशोर अवस्था में ज्यादा वृद्धि करती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा जगत में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था। मतलब शिक्षा के जगत में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? मतलब समझे, मतलब ये है कि भाई अपने को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को काम में लेना चाहिए। मतलब बच्चों को पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक आधार पर पढ़ाना चाहिए, है ना। उनकी साइकोलॉजी का हमें पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे किस प्रकार की चीजों में रुचि लेते हैं। ठीक है, कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। तो मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा जगत में करना चाहिए। इसका सूत्रपात करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी रूसो ने, और ऑप्शन डी है थार्नडाइक ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी रूसो ने। रूसो ने शिक्षा जगत में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात है वो किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहां पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत, एक निश्चित शेड्यूल के तहत हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं। तो क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो डेली में आपको 6:05 पर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें आपको मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की डेली तैयारी करवाता हूं। वैसे आपने रीड प्री में साइकोलॉजी तो पढ़ ली है और पहले भी पढ़ी हुई होगी, तो मेंस में अपने 10 प्रश्न आएंगे, 20 अंक आएंगे। तो मैं पूरे सिलेबस में से 10 प्रश्न ले रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा किताब से पढ़ना ना पड़े, केवल अपडेट रहे चीजें। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है अपना, एक शिशु की दृष्टि लगभग कितने वर्ष की उम्र तक प्रौढ़ के समान हो जाती है? मतलब एक शिशु जो होता है उसकी दृष्टि की बात करें, है ना, किसकी बात करें? दृष्टि की। तो दृष्टि है वो कितनी उम्र में प्रौढ़ के समान हो जाती है, मतलब वयस्क व्यक्ति के समान हो जाती है। बच्चे की जो दृष्टि है वो वयस्क व्यक्ति के समान दृष्टि कब हो जाती है? ऑप्शन ए 6 माह तक, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष तक। 1 वर्ष की आयु तक बच्चों की जो दृष्टि है वो प्रौढ़ या वयस्क व्यक्ति के समान हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है अपना, कुंठा से उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। मतलब कुंठा के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। तो व्यक्ति को कुंठा क्यों उत्पन्न होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए भौतिक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक कारक, ऑप्शन सी आर्थिक कारक, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो, कुंठा उत्पन्न करने का कारक कोई सा भी हो सकता है। वो भौतिक कारक हो सकता है, वो सामाजिक कारक हो सकता है, या वो रुपए पैसों से संबंधित कोई कारक, आर्थिक कारक हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला 9वां प्रश्न है अपने, आत्मसम्मान को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को उसी मात्रा में उतनी ही हानि पहुंचाना कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो आप उस व्यक्ति को उतनी ही मात्रा में, है ना, उतनी ही उसी मात्रा में उतनी ही हानि पहुंचाना चाहते हो या पहुंचाते हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे? तो ये एक समायोजन की युक्ति है, रक्षा युक्ति है। क्योंकि जब तक व्यक्ति उसको हानि नहीं पहुंचाएगा तो उसको संतुष्टि नहीं आएगी, है ना, वो बेचैन रहेगा, कुसमायोजित रहेगा। तो समायोजन का ये एक तरीका है, एक रक्षा युक्ति है। तो देखो क्या करेगा, ऑप्शन ए आक्रामक उपाय, ऑप्शन बी क्षतिपूरक उपाय, ऑप्शन सी में रक्षात्मक उपाय, और ऑप्शन डी में तादात्म्यकरण। तो देखो इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्षतिपूरक उपाय आएगा, लेकिन क्षतिपूरक उपाय नहीं आएगा। क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज से आप क्या सोच रहे होंगे? प्रश्न की लैंग्वेज से आप ये सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि उसी मात्रा में उतनी ही हानि पहुंचानी है। तो आप ये सोच रहे होंगे भाई मामला बराबर कर दे तो क्षतिपूरक कर दे। नहीं, बराबर वाला मामला नहीं होगा, इसको अपन आक्रामक उपाय कहेंगे। क्योंकि बदला लेने के कई तरीके होते हैं, लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि उसी मात्रा में उतनी ही उसको क्षति पहुंचानी, मतलब बदला लेने की भावना है, तो वो आक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, आक्रामक उपाय। अगले और आज के लास्ट प्रश्न की बात करते हैं।
मूढ़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो मूढ़ बुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन ए अधिकतम 25, ठीक है, ऑप्शन बी है 25 से 50, ऑप्शन सी है 50 से 70 और ऑप्शन डी में 70 से कम। आईक्यू की बात करता है तो इस प्रश्न का मूढ़ बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होगी वो आपके कितनी होगी? वो हो जाएगी अपने 25 से 50 के बीच में। देखो अधिकतम जो 25 तक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है अपने जड़ बुद्धि बालकों की। किन बालकों की? जड़ बुद्धि बालकों की। और जड़ के बाद में आता है मूढ़ बुद्धि बालक। तो मूढ़ बुद्धि बालकों की होती है 25 से 50। कितनी होती है? 25 से 50 होती है। और उसके बाद में आता है मूर्ख। तो मूर्ख बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है अपने 50 से 70 होती है। कितनी होती है? 50 से 70 होती है। तो आप इसको इस क्रम में भी याद रख सकते हो कि पहले आएगा जड़ बुद्धि बालक, फिर मूढ़ और फिर मूर्ख। जड़, मूढ़ और मूर्ख, इस क्रम में याद रख सकते हो। यहाँ 25 तक और यहाँ 25 से 50 तक और यहाँ 25 से 70 तक होगी आगे बात। तो ये क्रम रहेगा, क्या रहेगा? क्रम रहेगा जड़, मूढ़ और मूर्ख का, ठीक है। आगे बात। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।